हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वरगांग पंचाल और आप लोग मुझे देख रहे हैं एएस नेटवर्क जोन यूट्यूब चैनल हिंदी सीरीज में। और आज हम लोगों का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरव्यू के लिए खास होने वाला है। वैसे तो आपको वीडियो का टाइटल देखकर पता लग गया होगा कि आज का जो सेशन है उसका नाम है डीएनएस। और अगर हम बात करें इंटरव्यू में, जब कभी हम सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इंटरव्यू देने जाते हैं तो अक्सर हमसे इस डीएनएस के बारे में पूछा जाता है, जहां कहीं ना कहीं हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, क्योंकि रोजमर्रा में हर कोई आईटी एडमिनिस्ट्रेटर डीएनएस से रिलेटेड काम नहीं करता। तो बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो हम लोग स्किप कर जाते हैं। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डीएनएस एक नाम अलग। जब कभी हम डीएनएस के बारे में डिस्कशन करते हैं या डीएनएस के बारे में पढ़ते हैं तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग फुल फॉर्म्स देखते हैं, जैसे कि डोमेन नेमिंग सर्विस, डोमेन नेमिंग सिस्टम और डोमेन नेमिंग सर्वर। राइट। सो सबसे पहले इन तीन चीजों के बारे में डिटेलिंग के साथ समझ लेते हैं, इसे पढ़ लेते हैं। हम जैसे कि जानते हैं कि डीएनएस एक नेम रिजॉल्वर है और हमारी कोई भी नेटवर्क क्वेरी को आईपी टू नेम और नेम टू आईपी रिजॉल्व कराता है। तो ये जो रिजॉल्व करा रहा है, प्रोसेस जो कर रहा है बैकएंड पे हम लोगों के लिए, हमने कहीं ना कहीं ये सर्विस तो इंस्टॉल की होगी डेफिनेटली। सो ये जो सर्विस हमने इंस्टॉल करी, जिस मशीन पे इंस्टॉल करी, ये फिजिकल सर्वर हो सकता है या वर्चुअल बेस भी हो सकता है। तो जिस मशीन पे हमने इंस्टॉल करी डीएनएस सर्विस, उस मशीन को हम बोलते हैं डोमेन नेमिंग सर्वर। और ये जो हमारी क्वेरी आईपी टू नेम और नेम टू आईपी रिजॉल्व करा रहा है, इसे हम बोलते हैं डोमेन नेमिंग सर्विस। लेकिन जिस एल्गोरिथम के बिहाफ पर ये क्वेरीज रिजॉल्व हो रही हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डोमेन नेमिंग सिस्टम। आई होप आप लोगों को ये तीनों के बारे में, चीजों के बारे में पता लग गया होगा। आप चलते थोड़ा सा और आगे। मैंने भी यहां बोला कि क्वेरीज को आईपी टू नेम रिजॉल्व कराता है या नेम टू आईपी। आप समझने वाली बात है कि ये नेम है क्या। नेम अक्सर हम लोग बात करें आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, यहां हम तीन चीजों को बोलते हैं, सीएन, डीएन और एफक्यूडीएन। सीएन का मतलब होता है कंप्यूटर नेम, डीएन का मतलब होता है डोमेन नेम और एफक्यूडीएन का मतलब होता है फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन। राइट। सीएन जैसे कि कंप्यूटर नेम, जैसे कि आपने कहा आपके कंप्यूटर का नाम है SRV01, तो ये आपका सीएन हुआ। डोमेन नेम जैसे आपने कहा asnetworkzone.com, तो asnetworkzone.com आपका डीएन है। अब मैं बात करता हूं एफक्यूडीएन की, तो एफक्यूडीएन होगा आपका सीएन प्लस डीएन, यानी कि srv01.asnetworkzone.com, तो ये होगा आपका एफक्यूडीएन। करेक्ट है यहां तक। अब आते हैं आज के सेशन पर, यानी डीएनएस के बारे में। हमें डीएनएस की जरूरत क्यों पड़ी और क्या सारे एनहांसमेंट इसमें आए हैं अभी तक। ठीक है जी। तो डीएनएस के बारे में अगर हम बात करें तो डीएनएस से पहले डीएनएस की हिस्ट्री को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ओल्डर टाइम में अगर मैं बात करूं, जब हम लोगों ने नेटवर्किंग सेटअप स्टार्ट किया, लाइक 1980s के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और 80s से भी थोड़ा सा पहले अगर हम जाएं तो उस दरमियान क्या डीएनएस था, क्या काम करता था डीएनएस, या कुछ और सर्विस थी जिसके बिहाफ पर हम लोग काम करते थे। अगर मैं बात करूं, पहले जब हम कंप्यूटर्स पे काम करते थे तो डोमेन एनवायरनमेंट में हम लोग काम नहीं करते थे, छोटे छोटे हम लोगों के नेटवर्क सेटअप्स होते थे, यानी वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट में ही हम लोग काम किया करते थे। तो ऐसे केस में हम लोगों की क्वेरीज को रिजॉल्व कराने के लिए उस समय डीएनएस नहीं होता था। हम उस समय एक कंसेप्ट यूज करते थे, एक नोटपैड की सिंपल फाइल लेते थे, उसमें अपना आईपी और कंप्यूटर नेम पुट कर देते थे। फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरी कंपनी के अंदर 10 कंप्यूटर्स हैं तो मैं सभी 10 कंप्यूटर्स की डिटेलिंग को अपनी उस नोटपैड की फाइल के अंदर मेंशन कर दूंगा। अब पहली पोर्शन में मैं आईपी, दूसरे सेक्शन के अंदर मैं उनका नेम, यानी कि आईपी और नेम, आईपी और नेम, और ये सारी डिटेलिंग अपने आईएसपी को भी अपडेट करा देता था कि भी मेरे नेटवर्क के अंदर ये कंप्यूटर्स। राइट। अब थोड़े दिन बाद जब हम लोग इस प्रोसेस पे काम करने लगे, अच्छा इससे फायदा हमें क्यों होता था, क्यों हम इतनी मेहनत करते थे, इसके बारे में भी जान ले। जब कभी हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कम्युनिकेट करते हैं, हमें पता है कि हमें आईपी एड्रेस की जरूरत होती है, लेकिन अगर हम उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस नहीं जानते हैं तो कैसे कम्युनिकेट करें। फॉर एन एग्जांपल, आज के टाइम में आप दिन में दसियों बार google.com ओपन करते हैं। क्या आपको पता है google.com का आईपी क्या है? या अगर आप जीमेल ओपन करते हैं तो जीमेल का आईपी एड्रेस आपको पता है कि क्या आईपी एड्रेस है जीमेल का?
या फेसबुक अगर एक्सेस करते हो तो फेसबुक का आपको आईपी एड्रेस पता है? आप लोग इन सभी जितने भी मैंने अभी वेबसाइट्स के नाम लिए, आप सभी उनका आईपी एड्रेस नहीं जानते होंगे। बहुत ही रेयर है कि आप उनका आईपी एड्रेस जानते हो। तो अब क्या नाम से काम चल जाता है? आप तो सिंपल एड्रेस बार में एक नाम पुट करते हो और एंटर करते हो, आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाती है। तो ओल्डर टाइम में क्वेरीज कैसे रिजॉल्व होती थी? सेम यही प्रोसेस नोटपैड के थ्रू। उस नोटपैड की फाइल को हम लोग आज भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे आप लोग उसे बोलते हैं होस्ट फाइल, करेक्ट? ये होस्ट फाइल का जो कंसेप्ट था बहुत ज्यादा लेंथी था, क्योंकि आपके नेटवर्क में जब कभी कंप्यूटर्स ऐड ऑन होते थे तो आपको ये होस्ट फाइल अपडेट करनी पड़ती थी, और ना खाली अपने पास अपडेट करनी पड़ती थी, आपको हर कंप्यूटर पर ये होस्ट फाइल सेव करनी पड़ती थी जाकर एज अ बीइंग नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, और साथ साथ आईएसपी को देनी पड़ती थी। और आईएसपी भी अपनी होस्ट फाइल को आपको हर महीने या हर हफ्ते अपडेट कराता था। तो ऐसे केस में हम लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगता था, क्योंकि उन दिनों स्पीड भी हम लोगों की जीबीपीएस में नहीं आती थी, एमबीपीएस में होती थी, या बल्कि एमबीपीएस की जगह केबीपीएस में होती थी। जहां पर हम लोग जब बड़ी फाइल्स को डाउनलोड करें या अपलोड करें तो सेशन भी ब्रेक हो जाता था। इस केस में हमें दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट करना होता था, करेक्ट? फिर जब एनहांसमेंट हुई तो एनहांसमेंट होने के बाद इस होस्ट फाइल की जगह एक कंसेप्ट आया नया, बाइंड। बाइंड के बारे में बात करें तो बाइंड की फुल फॉर्म होती है बार्कले इंटरनेट नेमिंग डोमेन। अब बाइंड जो है यूनिक्स बेस्ड कंसेप्ट है। अगर आप यूनिक्स बेस्ड एनवायरनमेंट पे काम कर रहे हैं तो बाइंड आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है, आप इसे यूज कर सकते हैं। वेल, बाइंड का कंसेप्ट क्या था कि आप अपने नेटवर्क में, पहले क्या होता था, हर कंप्यूटर पे होस्ट फाइल को अपडेट करते थे। यहां बाइंड के कंसेप्ट में सेंट्रलाइज हो गया कि आप डेडिकेटेड एक कंप्यूटर लोगे, उस पर बाइंड की सर्विस को इनेबल कर दोगे और सर्विस को कॉन्फ़िगर कर दोगे और उस होस्ट फाइल को उस बाइंड के साथ कनेक्ट कर दोगे। लेकिन अगर आप यूनिक्स एनवायरनमेंट यूज कर रहे हो तभी आप इस बाइंड के कंसेप्ट को यूज कर सकते हो। अगर विंडोज एनवायरनमेंट यूज कर रहे हो तो बाइंड यूज नहीं हो पाएगा। तो अब ऐसे केस में हम क्या करें? ऐसे केस में माइक्रोसॉफ्ट ने एक सर्विस लॉन्च करी थी, एक सर्वर रोल इंस्टॉल किया था जिसका नाम है विंडोज इंटरनेट नेम सर्विस, यानी कि विंस। आप सभी ने बखूबी इसके बारे में जाना होगा। और अगर आप आईटी के अंदर ऑलरेडी पुराने प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, जिसमें आप लोगों ने काम किया सर्वर 2000 के साथ या सर्वर 2003 के साथ, सो आई एम डैम श्योर कि आपने विंस के साथ भी काम किया होगा। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कोई आईटी प्रोफेशनल विंस सर्विस के साथ काम करता होगा, या हर प्रोफेशनल जो आईटी के अंदर काम कर रहा है वो डीएनएस के साथ काम करता होगा, राइट? क्योंकि कंपनीज के अंदर अलग अलग डिफरेंट रोल्स होते हैं आईटी प्रोफेशनल्स के। सो यहां अगर मैं बात करूं विंस की, सो विंस भी यही काम करता था। क्या? विंस आपकी होस्ट फाइल को इसे कनेक्ट कर देते थे, लेकिन यहां विंस के अंदर हम इस होस्ट फाइल को एलएम होस्ट फाइल भी बोलते थे। बहुत सारे लोग एलएम होस्ट फाइल को लैन मैनेजर बोलते हैं और बहुत सारे लोग लोकल मैनेजर भी बोलते हैं। तो यानी आपकी जो होस्ट फाइल है उस होस्ट फाइल को यहां अटैच कर देते थे। लेकिन ये बाइंड का कंसेप्ट और विंस का कंसेप्ट फेल हो जाता था अगर आप काम कर रहे हैं बड़े एनवायरनमेंट में और आप मल्टीपल लोकेशंस पर काम कर रहे हैं, यानी मल्टीपल साइट्स पर काम कर रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस एग्जांपल में कहा था कि मेरी कंपनी Amazon या फ्लिपकार्ट जैसी है, यानी कि उसका वर्किंग स्टाइल कुछ वैसा है। तो इसका मतलब मैंने अपनी कंपनी के एम्प्लॉइज को अलग अलग लोकेशंस दी है, कुछ दिल्ली में है, कुछ गुड़गांव में है, कुछ नोएडा में है, कुछ हरियाणा के अंदर और अलग अलग स्टेट्स में, कुछ मुंबई में है। तो कहने का मकसद अलग अलग सिटीज में है। तो अलग अलग सिटीज में मैंने अपने ऑफिसेस भी बनाए होंगे। तो हर जगह मुझे क्या करना पड़ता था? इंडिविजुअल बाइंड सर्वर या विंस सर्वर यूज करना होता था। तो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट नहीं हो पाती थी। तो अब हम आज के टाइम में क्या करें? तो यहां पर एक ओपन सोर्स सर्विस स्टार्ट हुई ईयर ऑफ 2000, यानी कि 2000 में एक नई सर्विस आई जो ओपन सोर्स सर्विस थी। इसे कोई भी यूज कर सकता था, यानी कि विंडोज बेस्ड भी और नॉन विंडोज बेस्ड भी। अब इस डीएनएस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो ओपन सोर्स सर्विस डीएनएस सर्विस है, यानी कि हम दोनों ही एनवायरनमेंट में इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन यूज करने का सबसे पहला रीजन ये है कि हम जो नई सर्विस है उसे क्यों अडॉप्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी अपनी प्रीवियस सर्विस के साथ हम सेटिस्फाई थे, खुश थे। हाँ, थोड़े से चैलेंजेस थे, लेकिन अब इस नई सर्विस को क्यों अडॉप्ट करें? तो अडॉप्ट करने का सबसे पहला रीजन ये है कि डीएनएस के अंदर ट्रेमेंडस अपडेट हुए, यानी बहुत सारे एनहांसमेंट्स हुए, जिसकी वजह से हमें इसे अडॉप्ट करना पड़ा। और अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर की,
तो विंडोज सर्वर 2000 के साथ डीएनएस सर्विस को भी इंटीग्रेट कर दिया गया था। बट हम लोग खुश थे विंस सर्विस के साथ। इवन 2003 के अंदर भी हम लोगों के पास विंस सर्विस थी, 2008 में भी और इवन 12 में भी आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन आज के टाइम में हम लोग विंस पर काम नहीं करते, हम लोग काम करते हैं डीएनएस के ऊपर। तो हम लोग इसे डीएनएस को अडॉप्ट क्यों करते हैं, जरा अब इसे समझते हैं डिटेलिंग के साथ। सबसे पहली चीज, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट प्रीवियस सेशन के बारे में हमने पढ़ा था कि वर्क ग्रुप और डोमेन क्या होता है। अगर आप लोगों ने वो सेशन मिस कर दिया है तो उसे आप देख सकते हैं ऊपर आई बटन से, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको वर्क ग्रुप और डोमेन का लिंक आपको दे दूंगा। सो वहां से आप उसके बारे में देख सकते हैं, राइट। सो वहां हमने सेशन में एक चीज डिस्कशन की थी कि एज अ बीइंग आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, जहां हम छोटे या बड़े एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, वहां पर डोमेन एनवायरनमेंट में काम करते हैं और ज्यादातर प्रेफरेंस होती है सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट की। सो सेम डीएनएस भी आपको यही फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। कैसे, जरा समझते हैं। वेल, जब डीएनएस सर्वर 2000 के साथ पहली बार अनाउंस हुआ तो उसके अंदर डीएनएस में दो चीजें बनाई गई, दो जोन बनाए गए। अब आप लोग कहेंगे जोन क्या है? जोन डीएनएस का सब ट्री है, यानी कि डीएनएस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कैसे दो पार्ट्स? फॉरवर्ड लुकअप जोन एंड रिवर्स लुकअप जोन। अब अगर मैं बात करूं, अगर मुझे कोई भी क्वेरी IP2 नेम रिजॉल्व करानी है तो मैं क्या करूंगा? रिवर्स लुकअप जोन का इस्तेमाल करूंगा। लेकिन अगर कोई क्वेरी नेम टू IP रिजॉल्व करानी है तो मैं फॉरवर्ड लुकअप जोन इस्तेमाल करूंगा। दोनों ही केस यहां पर आ गए। फॉरवर्ड लुकअप जोन को शॉर्ट फॉर्म में FLZ भी बोल देते हैं और रिवर्स लुकअप जोन को RLZ, करेक्ट। तो कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं? अगर आपको लगता है कि यार इसे कॉन्फ़िगर मैंने अभी तक नहीं किया है एज अ बीइंग IT प्रोफेशनल, सो नॉट टू वरी। इसके लिए, क्योंकि आज का जो सेशन है हम लोगों का बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो मैं इसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करके बनाऊंगा। सो नेक्स्ट सेशन हम लोगों का हैंड्स ऑन लैब होगा, जहां पर आपको मैं डिटेलिंग के साथ बताऊंगा कि कैसे हम डीएनएस सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं और एक एक चीज हम उसमें कॉन्फ़िगर करेंगे, जैसे कि लोड बैलेंसिंग कैसे करते हैं, डीएनएस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, एक एक चीज हम वहां पर डिटेलिंग के साथ जानेंगे। बट अभी फिलहाल हम कंसेप्चुअल सारी चीजें समझते हैं, राइट। सो जैसे कि अभी मैंने बोला कि फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन दो जोन है। अगर आपको कोई भी क्वेरी नेम टू IP रिजॉल्व करानी है तो आप फॉरवर्ड लुकअप जोन में कॉन्फ़िगर करेंगे, और कोई क्वेरी IP2 नेम में रिजॉल्व करानी है तो आप रिवर्स लुकअप जोन में कॉन्फ़िगर करेंगे। लेकिन कॉन्फ़िगर करने के साथ साथ कॉन्फ़िगर करने के टाइम पर आपको एक चीज यहां यूज करनी पड़ती है। जैसे विंस और बाइंड के केस में मैं आपको याद करा दूं, मैंने अभी आपको बताया था कि एक होस्ट फाइल होती थी, यानी नोटपैड फाइल जैसा कंसोल होता था, जहां पर हम कंप्यूटर का नेम और IP नेम दोनों हिट कर देते थे। लेकिन डीएनएस में होस्ट फाइल नहीं होती है, डीएनएस के अंदर होते हैं रिसोर्स रिकॉर्ड, और ये रिसोर्स रिकॉर्ड भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि ए रिकॉर्ड। यानी कि अगर आप, जैसे कि स्टार्ट रिसोर्स रिकॉर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के टाइम में हम लोग काम करते हैं दो तरीके के IPs पर, IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6, करेक्ट। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, बखूबी बहुत सारे इस पर IP वर्जन 4 और 6 दोनों पर काम भी कर रहे होंगे। सो अगर आपके एनवायरनमेंट में IP वर्जन 4 चल रहा है, सो आप यहां यूज करेंगे ए रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड को हम होस्ट रिकॉर्ड भी बोलते हैं, यानी कि आप कोई भी क्वेरी ऐसे कंप्यूटर की रिजॉल्व कराना चाहते हैं जिसमें IP वर्जन 4 कॉन्फ़िगर किया है, तो आप ए रिकॉर्ड या होस्ट रिकॉर्ड यूज करेंगे। लेकिन अगर आपने उस डेडिकेटेड कंप्यूटर का IP वर्जन 4 यूज नहीं कर रहे हैं, 6 यूज कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आप 4 टाइम ए रिसोर्स रिकॉर्ड को यूज करेंगे। 4 टाइम ए रिसोर्स रिकॉर्ड भी होस्ट रिकॉर्ड के नाम से जाना जाता है, करेक्ट। कैसे रिकॉर्ड को कॉन्फ़िगर करते हैं वो सारी चीजें हम जानेंगे आगे। लेकिन अगर आपको IP2 नेम क्वेरी रिजॉल्व करानी है तो आपको यहां कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा PTR रिकॉर्ड, क्लियर है। कोई सर्विस कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो आपको चाहिए SRV रिसोर्स रिकॉर्ड। तो अलग अलग तरीके के रिसोर्स रिकॉर्ड आपको यहां देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपको कोई डुप्लीकेट नेम रिकॉर्ड बनाना है, फॉर एन एग्जांपल आपके एनवायरनमेंट में कोई कंप्यूटर है जिसका बहुत बड़ा नाम है, फॉर एन एग्जांपल मैं आने वाले सेशन में एक डोमेन कंट्रोलर रेडी करूंगा जिसका नाम होगा SRVDC01, वो उसका कंप्यूटर नेम, और डोमेन का नाम है asnetworkzone.com। तो ये CN और DN अगर मैं मिला दूं तो बहुत बड़ा हो जाता है, SRVDC01.asnetworkzone.com। अब क्या इतने बड़े नाम को हर कोई बंदा जानेगा? थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम नाम या नंबर्स छोटे याद रख सकते हैं। सो ऐसे नेम को अगर आपको रिजॉल्व कराना है डुप्लीकेट नेम में, यानी कि एक एलियास या उर्फ नेम में,
तो आप यूज कर सकते हैं एलियास रिसोर्स रिकॉर्ड। तो जिसका फायदा ये होगा कि आपके बड़े नेम को कोई भी छोटे नेम में रिजॉल्व करा देगा। करेक्ट है। तो ये सारे रिसोर्स रिकॉर्ड आपको कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर। क्लियर है। अब फॉरवर्ड लुकअप जोन या रिवर्स लुकअप जोन के अंदर भी सेंट्रलाइज मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए और बहुत सारी चीजें यहां एनहांस की गई। जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूं केवल ईयर ऑफ 2000 की, अभी तक मैंने 2003 या 2021 तक नहीं पहुंचा। ये उसी टाइम के डीएनएस के बारे में बात हो रही है। अब फॉरवर्ड लुकअप जोन या रिवर्स लुकअप जोन जब कभी आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपका डीएनएस सर्वर क्रैश हो जाए। करेक्ट है। अब डीएनएस सर्वर क्रैश हो गया तो आप अपने नेटवर्क को भी बंद नहीं कर सकते, जीरो डाउनटाइम आपको चाहिए। तो ऐसे केस में कैसे मैनेज करोगे? तो आपको थोड़ा सा लगेगा चैलेंज यहां पर, लेकिन डीएनएस ने इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखा और यहां पर फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन के अंदर भी सब जोन्स बना दिए, यानी प्राइमरी जोन और सेकेंडरी जोन। पहली बार अगर आप जोन को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो प्राइमरी जोन बनाएंगे और दूसरी बार कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो सेकेंडरी जोन। सेकेंडरी जोन को प्राइमरी का बैकअप भी कहा जाता है। करेक्ट है यहां तक। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि कल को अगर आपका प्राइमरी क्रैश हो गया तो सेकेंडरी हमारे पास है, नेटवर्क में हमारा कोई भी ट्रैफिक स्टॉप नहीं होने वाला है, कोई भी क्वेरी स्टॉप नहीं होने वाली है, वो सेकेंडरी सर्वर नेम रिजॉल्व कराएगा। क्योंकि जितने भी रिसोर्स रिकॉर्ड आपने प्राइमरी पे क्रिएट किए थे सारा का सारा बैकअप सेकेंडरी पर है। अब आपको लगता होगा कि अगर मेरा प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों फेलियर हो जाए तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा? और हो भी सकता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि प्राइमरी सर्वर को और सेकेंडरी सर्वर को आपने सेम नेटवर्क में यानी सेम स्विच के साथ कनेक्ट किया हो और आपका स्विच क्रैश हो जाए। सर्वर तो आपका स्मूथली चल रहे हैं लेकिन आपका नेटवर्क डाउन हो गया, तो ऐसे केस में क्या होगा? तो ऐसे केस में आप एक और सेकेंडरी सर्वर बना सकते हैं और उसे किसी अल्टरनेट स्विच पर आप कनेक्ट कर दें। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि अगर आपके एनवायरनमेंट में एक नेटवर्क स्टॉप हो जाता है तो दूसरा नेटवर्क है आपके पास आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कराने के लिए। इसे एक एग्जांपल के तौर पर लेकर समझते हैं। मैंने अपने घर बैठे कंप्यूटर पर google.com को हिट किया। अब जब मैं google.com को हिट करूंगा तो ये क्वेरी सबसे पहले मेरे नियरेस्ट बाय डीएनएस सर्वर पर जाएगी। तो मेरा नियरेस्ट बाय डीएनएस सर्वर कोई भी हो सकता है, इंडिया के अंदर या इंडिया के अंदर भी स्टेट वाइज। करेक्ट। ऐसा नहीं है कि क्वेरी google.com लिखा है तो गूगल यूएस बेस्ड कंपनी है तो यहां से अमेरिका जाने वाली और वहां पर क्वेरी रिजॉल्व होगी। नहीं, वहां की कंपनी ने इंडिया के अंदर स्टेट लेवल पर भी डीएनएस सर्वर लगाया होगा और उस सर्वर को सेकेंडरी सर्वर कहा जाता है। ठीक है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहली चीज तो ट्रैफिक इजीली रिजॉल्व हो रहा है, यानी क्वेरी जल्दी रिजॉल्व हो रही है, मेरे पैकेट को यूएस तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा बेनिफिट, अगर प्राइमरी डीएनएस सर्वर यानी कि जो यूएस यूके के अंदर कॉन्फ़िगर किया गया है, कल को वो क्रैश हो जाता है, डाउन टाइम भी अगर लेता है, तो मेरे पास जो नियर बाय सर्वर है वो मेरा google.com को ओपन कर रहा है, क्योंकि वेबसाइट सर्वर तो ओपन है, वेब सर्वर तो ओपन है, वो वर्किंग काम कर रहा है। ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये कि सेकेंडरी सर्वर आप एन नंबर क्रिएट कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में, यहां कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन प्राइमरी सर्वर एक ही रहेगा। तो प्राइमरी का बैकअप हो गया सेकेंडरी। जब हम इन सारी चीजों के साथ बखूबी काम करने लगे तो लोगों को मजा आने लगा और लोगों ने डीएनएस सर्विस को अडॉप्ट करना चालू कर दिया। अब बात करते हैं ईयर ऑफ 2003। तो 2003 में डीएनएस सर्विस के अंदर एक और एनहांसमेंट आई जोन्स के अंदर। क्या कि अभी तक क्या था? अभी जैसे मैंने आपको बताया दो तरीके के जोन होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर मैंने कहा था कि आप रिसोर्स रिकॉर्ड बनाते हैं, सेकेंडरी के अंदर आपको कोई रिसोर्स रिकॉर्ड बनाने की जरूरत नहीं होती है। जो भी रिसोर्स रिकॉर्ड आप प्राइमरी पे बनाते हैं सेकेंडरी पे ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो जाते हैं। लेकिन एक दिक्कत यह आती है कि जो प्राइमरी पे रिसोर्स रिकॉर्ड थे सेम सारे के सारे डुप्लीकेट रिसोर्स रिकॉर्ड सेकेंडरी पर भी आ गए। अब ऐसे केस में अगर मैं बात करूं, फॉर एन एग्जांपल, आपके डीएनएस सर्वर पे 1000 रिसोर्स रिकॉर्ड आपने कॉन्फ़िगर किए थे, यानी आपकी कंपनी में 1000 सर्वर्स चल रहे हैं। अब उनमें से कोई क्वेरी आती है एक स्पेसिफिक रिसोर्स के लिए, एक कंप्यूटर के लिए, डेडिकेटेड सर्वर के लिए, तो क्वेरी को फास्ट कैसे रिजॉल्व कराएं? डीएनएस क्या करता है? स्टेप बाय स्टेप सारे रिसोर्स रिकॉर्ड को चेक करेगा। अब हो सकता है कि वो जो आपका रिसोर्स रिकॉर्ड है वो 1000 नंबर पे हो, तो इस टाइम में यहां थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। तो डीएनएस ने एक एनहांसमेंट करी, क्या
वो अनाउंसमेंट करी। एक और आप लोगों के लिए जोन दे दिया, दैट इज स्टब जोन, यानी कि ईयर ऑफ 2003 के अंदर हमारे पास एक और अनाउंसमेंट आ गई स्टब जोन की, जिसके अंदर अब आपके पास 1000 रिसोर्स रिकॉर्ड स्टब जोन पे कॉन्फ़िगर नहीं होंगे। है ये भी प्राइमरी का बैकअप ही, लेकिन यहां पर केवल 3 रिसोर्स रिकॉर्ड अवेलेबल होंगे। क्लियर है यहां तक चीजें? और इन 3 रिसोर्स रिकॉर्ड के बिहाफ पर ही वो क्वेरी को रिजॉल्व करा देगा। क्लियर है? अब बहुत अच्छी चीज लगी कि बेनिफिट ये लगा कि 1000 रिसोर्स रिकॉर्ड रेप्लिकेट नहीं होंगे सारे के सारे हमारे स्टब जोन पर, तो लोगों को चीजें और अच्छे से समझ में आने लगी। अब आती है ईयर ऑफ 2008 के बारे में। 2008 में भी डीएनएस के अंदर एक और एनहांसमेंट हुई, उसके अंदर एक और जोन कॉन्फ़िगर कर दिया गया अलग से। ये प्राइमरी, सेकेंडरी या स्टब नहीं है। यहां पर मैं, जैसा कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात करी थी, फॉरवर्ड लुकअप जोन और रिवर्स लुकअप जोन, यहां पर एक और जोन हमें कॉन्फ़िगर करा दिया गया, उसका नाम था कंडीशनल फॉरवर्ड। फॉर एन एग्जांपल, आपकी कंपनी 2 डोमेन के लिए काम करती है। 2 डोमेन का मतलब कुछ ऐसा समझ लेते कि मेरी कंपनी, यानी कि मैं 2 तरीके के बिजनेस में डील करता हूं। पहला ट्रेनिंग सेक्शन के अंदर, दूसरा मेडिकल लाइन के अंदर। तो दोनों का जो बिजनेस स्टाइल है वो अलग अलग है। एक डोमेन का नाम है asnetworkzone.com, एक का नाम मैंने रख दिया ayurvedic.com। तो दोनों डोमेन अलग हो गए, लेकिन है तो मेरी ही कंपनी। कल को अगर आयुर्वेदिक डोमेन के लिए, ayurvedic.com डोमेन के लिए मेरे डोमेन पर अगर कोई क्वेरी आती है, तो मैं चाहता हूं मेरा डीएनएस सर्वर उस क्वेरी को रिजॉल्व कराए बाकायदा और उस क्वेरी को फॉरवर्ड भी कर दे मेरे ayurvedic.com डोमेन पर। क्लियर है यहां तक चीजें? तो ये अनाउंसमेंट आई हमारी किसके अंदर? 2008 के अंदर। अब एक छोटी सी चीज यहां भी मैं स्किप कर गया, क्या एक और हमारे पास जोन है, जैसे कि मैंने बताया प्राइमरी, सेकेंडरी, स्टब। एक और जोन है हमारे पास, वो है एडी इंटीग्रेटेड जोन। ये जोन किस लिए खासियत है? एक्चुअली प्राइमरी, सेकेंडरी या स्टब आप तब कॉन्फ़िगर करते हैं जब आपके पास एक बड़ा एनवायरनमेंट हो। लेकिन अगर आप कहते हो मेरे पास सिंगल साइट है, सिंगल लोकेशन है और 40-50 कंप्यूटर या 100 कंप्यूटर्स ही है मेरे एनवायरनमेंट में, मैं अलग से कोई डीएनएस एडमिनिस्ट्रेटर भी हायर नहीं करना चाहता, सारा का सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाए, तो ऐसे केस में भी डीएनएस ने आप लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई है एडी इंटीग्रेटेड डीएनएस के साथ। यानी कि जब आप डोमेन एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करेंगे, उस सेम सर्वर पर आप डीएनएस को भी इंस्टॉल कर देते हैं। उस समय जब आप एडी को इंस्टॉल करते हैं, आपसे ऑप्शन पूछा जाता है, आप उस ऑप्शन को टिक कर देते हैं और टिक करने के बाद जब एडी इंस्टॉल हो जाती है सक्सेसफुली, तो वहां उस मशीन पर डीएनएस सर्विस भी एक्टिव हो जाती है, जो कि ऑटोमेटिकली काम करती है, जिसे हम लोग डीडीएनएस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि डायनेमिक डीएनएस। अक्सर कई बार इंटरव्यू में क्वेश्चनिंग भी होती है कि क्या आप डीडीएनएस के बारे में जानते हैं, तो वहां हम फंस जाते हैं। हम लोग सोचते हैं डीएनएस के बारे में तो सुना था, लेकिन डीडीएनएस क्या होता है? तो डीडीएनएस हमारा डायनेमिक डीएनएस है जो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, यानी एडी इंटीग्रेटेड डीएनएस। क्लियर है यहां तक कहानी? अब बात आती है ईयर ऑफ 2012 की। 12 में भी एक और एनहांसमेंट हुई। सबसे बड़ी एनहांसमेंट ये थी अचीवमेंट की, क्योंकि अच्छा, डीएनएस को अभी एक बार को मैं थोड़ा सा रख देता हूं साइड में, चलते थोड़ा सा इथिकल हैकिंग या हैकिंग की तरफ। अक्सर सुनने में आता है कि XYZ कंपनी का डीएनएस सर्वर हैक हो गया, डीएनएस अटैक हो गया। ये डीएनएस अटैक होता कैसे है और क्यों, इसके रीजन है, क्या सर्कमस्टांसेस है? वेल, डीएनएस सर्वर पर अटैक होने का सबसे पहला रीजन ये है कि किसी भी सर्वर का आईपी जानना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन डीएनएस सर्वर का आईपी इजीली जान सकते हो आप। एक कमांड चलाएंगे अपने कंप्यूटर में, कमांड प्रॉम्प्ट में nslookup स्पेस जिस कंपनी पे आप अटैक करना चाहते हैं, फॉर एन एग्जांपल google.com, सो nslookup स्पेस google.com, अब प्रेस कर दें आप एंटर। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, आपको google.com के डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस मिल जाएगा। तो अगर आप अच्छे हैकर हैं तो आप google.com पर अटैक कर सकते हैं, राइट? तो यहां डीएनएस के आईपी को हम सिक्योर तो करते हैं, डीएनएस सिक्योर आईपी सिक्योरिटीज तो इंप्लीमेंट करते हैं, फायरवॉल्स भी होती है, लेकिन फिर भी एक चीज मैं आपको बता दूं क्या, कि जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी प्राइमरी और सेकेंडरी की। मैंने आपको बताया कि प्राइमरी जोन आप जब कभी कॉन्फ़िगर करते हैं, सेकेंडरी जोन पर आप कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करते, केवल सेकेंडरी जोन को कॉन्फ़िगर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली सारे रिसोर्स रिकॉर्ड सेकेंडरी पर रेप्लिकेट हो जाते हैं। तो अगर आपके नेटवर्क में कोई एंटर कर भी लेता है, और हो सकता है वो आपके नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करना चाहता हो अटैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू,
तो वो क्या करेगा, डीएनएस सर्वर बनाएगा, सेकेंडरी बनाएगा और कॉन्फ़िगर कर देगा। तो सारे रिसोर्स रिकॉर्ड रेप्लिकेट हो जाते हैं सेकेंडरी पर, यानी उसके डेडिकेटेड कंप्यूटर पर भी रिसोर्स रिकॉर्ड पहुंच सकते हैं। तो अब आपके पास ईयर ऑफ 2012 के अंदर एक और फैसिलिटी डीएनएस के अंदर मिल गई, दैट इज डीएनएस सैक, यानी डीएनएस सिक्योरिटी। आपने जितने भी रिसोर्स रिकॉर्ड को क्रिएट किया है, आप चाहें तो उन्हें सिक्योर कर सकते हैं, इनक्रिप्टेड बना सकते हैं। कैसे? आपको क्या करना पड़ेगा, अपने उस जोन पर डीएनएस सिक्योरिटी यानी डीएनएस सैक इनेबल करना पड़ेगा। जैसे ही आप डीएनएस सैक इनेबल कर देंगे तो आपके सभी रिसोर्स रिकॉर्ड एन्क्रिप्टेड हो जाएंगे और सेकेंडरी जोन पर भी वो एन्क्रिप्टेड रेप्लिकेट हो। राइट? आज का जो हम लोगों का सेशन है थोड़ा सा लेंथी हो गया है, मुझे जरूर लग रहा है, हो सकता है कुछ चीजें अभी मिसमैच हो गई हो, बट नॉट टू वरी, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर वहां पूछ सकते हैं। लेकिन अभी सेशन में कंप्लीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि कुछ छोटी छोटी चीजें और मिसिंग है। अब एक चीज हम और बात करते हैं, यहां पर अक्सर हमें डीएनएस के अंदर जब कभी इंटरव्यू देते हैं तो हमसे पूछा जाता है एजिंग क्या होती है, स्कैवेंजिंग क्या होती है। वेल, एजिंग और स्कैवेंजिंग दोनों एक ही चीज है। हम बात करें रिसाइकिल बीन की, तो डीएनएस का रिसाइकिल बीन भी एजिंग और स्कैवेंजिंग भी है। वेल, जैसे कि अगर मैं बात करूं मेरी कंपनी में, अभी मैंने बोला कि 1000 रिसोर्स रिकॉर्ड क्रिएट किए थे अपने सर्वर्स के लिए, जिनमें से कुछ सर्वर मेरी कंपनी के अंदर डिकमीशन भी हो गए, यानी उन सर्वर्स पर अब काम ही नहीं होता और वो सर्वर मैंने डिकमीशन कर दिया। लेकिन डीएनएस के अंदर अभी भी वो रिसोर्स रिकॉर्ड पड़े हैं। तो डीएनएस के अंदर अगर आप एजिंग या स्कैवेंजिंग की सर्विस को इनेबल कर देंगे तो जो रिसोर्स रिकॉर्ड आपके एनवायरनमेंट में यूज नहीं हो रहे हैं वो ऑटोमेटिकली एजिंग या स्कैवेंजिंग के अंदर पहुंच जाएंगे। और उसके अंदर आप उसे जब कॉन्फ़िगर करते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है 7 डेज का कि आप बिफोर 7 डेज उन्हें रिस्टोर करना चाहे तो रिस्टोर भी कर सकते हैं या नंबर ऑफ डेज इंक्रीज कर सकते हैं। तो उससे बेनिफिट क्या होगा, अगर आपको जरूरत है तो रिस्टोर कर लो, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली उस टाइम पीरियड के बाद ऑटोमेटिकली उस डीएनएस सर्वर से डिलीट हो जाएगा। करेक्ट? लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस डीएनएस के अंदर एक और चीज हम लोगों के पास बचती है, वो है राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन भी डीएनएस की एक टेक्निक है। वैसे तो राउंड रॉबिन अलग अलग जगह पर काम करता है। अगर आप नेटवर्किंग एक्सपर्ट हैं, सिस्को में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो सिस्को से मतलब सिस्को कंपनी नहीं, सिस्को का मतलब है सिस्को प्रोडक्ट्स पर, तो वहां भी हम लोग एक प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं, ओएसपीएफ। वहां भी हम बात करते हैं राउंड रॉबिन की। तो राउंड रॉबिन जिस भी चीज के साथ, जिस भी सर्विस के साथ या प्रोटोकॉल के साथ काम करना चालू कर देता है, उसका ही टेक्निक बन जाता है। अभी क्योंकि डीएनएस के बारे में बात कर रहे हैं तो डीएनएस टेक्निक हो गई। तो डीएनएस के अंदर राउंड रॉबिन एक डीएनएस टेक्निक है। क्या होता है कि लोड बैलेंस करने के लिए यहां राउंड रॉबिन की सर्विस ऑटोमेटिकली इनेबल होती है। आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि जब भी नेटवर्क में कोई क्वेरी आती है तो ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक एक डीएनएस सर्वर पर आएगी, राउंड रॉबिन सर्विस इनेबल है तो वो क्लॉक वाइज काम करती है। तो जिससे बेनिफिट क्या है, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में 4 डीएनएस सर्वर हैं, यहां सिंगल साइट लोकेशन पर मैं काम कर रहा हूं, 4 डीएनएस सर्वर हैं। तो जब कोई नेटवर्क में क्वेरी आएगी तो पहले क्वेरी पहले डीएनएस सर्वर पे, दूसरी क्वेरी आएगी तो दूसरे डीएनएस सर्वर पे, तीसरी क्वेरी तो तीसरे डीएनएस सर्वर पे। क्वेरी तभी रिडायरेक्ट होती है जब कभी उस डीएनएस सर्वर पर उसका कोई आंसर ना हो तब। क्लियर है? तो ये सारी की सारी चीजें डीएनएस के अंदर होती है। वेल, आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगे हो, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई सजेशन है तो इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम करें। इंस्टाग्राम का आपको लिंक दिख रहा होगा यहां पर, सो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें। और साथ साथ आज का जो हम लोगों का सेशन है फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और चैनल को, एएस नेटवर्क जोन चैनल को भी शेयर कर दे फ्रेंड्स के साथ। तब तक आप लोगों से एक ही मैसेज कन्वे करना चाहूंगा, गाइस प्लीज बी सेफ फ्रॉम कोरोना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टिप्स, ट्रिक्स और आइडिया के साथ। प्लीज बी सेफ।